हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी जो भी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इससे पहले हमने कई क्लास आप सबको दिए हैं, वो आप सबको देख लेना है। एक हमने ट्रिपल सी की ऑल इन वन महामैराथन क्लास आप सबको कराई है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो लगभग वो 7-8 घंटे की क्लास है, उस क्लास को भी आपको देखना है। और बाकी रेगुलर अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप CCCYFST.com की वेबसाइट से कर सकते हैं। जो बच्चे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मार्च में देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए मार्च बैच 3.0 नाम से हमारे मोबाइल ऐप पे चलता है। और इस बैच को मात्र अभी आप 360 में ही ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रिपल सी MAR कूपन आप जैसे ही लगाते हैं तो ये इससे भी कम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप CCCYFST का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिनका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा उनके लिए 4.0 नाम से बैच आ चुका है, और 360 में आपको ये भी मिल जाएगा। तो CCCYFST मोबाइल ऐप पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के साथ में आपको फ्री ई बुक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो हमारी 120 रुपीज़ की ई बुक है वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में जो हमारा प्रीमियम टेस्ट सीरीज है वो भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इसमें लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। चलिए, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राइटर में शैडो स्टाइल नहीं होता है। देखिए, राइटर में शैडो स्टाइल कौन सा नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। तो फटाफट से आप आंसर करो, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, एक ऑप्शन दिया है टॉप लेफ्ट, फिर है बॉटम लेफ्ट, फिर है टॉप राइट, फिर है टॉप बॉटम। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये टॉप बॉटम वाला शैडो स्टाइल नहीं मिलता है। अब ये क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर से बहुत ही डीपली पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखिए, आप जब लिब्रे ऑफिस राइटर में जाते हैं और पेज स्टाइल में जाते हैं, ठीक है, आप फॉर्मेट मेनू में जाना, फॉर्मेट मेनू के बाद में आपको मिलेगा एक पेज स्टाइल का कमांड। पेज स्टाइल पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉर्डर का सेक्शन होता है, पेज बॉर्डर। तो जब आप पेज में बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो पेज बॉर्डर में शैडो स्टाइल भी बना सकते हैं। तो जो शैडो की स्टाइल है वो कौन कौन सी यहाँ पे दी गई हैं, तो आप देखोगे एक तो आपकी नन है, यानी हमें शैडो नहीं चाहिए। दूसरा है आपका बॉटम राइट, ठीक है, टॉप राइट, उसके बाद बॉटम लेफ्ट एंड टॉप लेफ्ट। तो टॉप बॉटम का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 5 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, एक आपका नन ऑफ दीज का है, मीन हमें कोई भी शैडो स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम का हमें नहीं मिलेगा, तो ये सभी मिलेंगे। टॉप लेफ्ट का भी है, बॉटम लेफ्ट का भी है, टॉप राइट का भी है, लेकिन टॉप बॉटम का ऑप्शन नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और हमने अपने पेड क्लास के अंदर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को विद प्रैक्टिकली यहाँ पर ये सब दिखाया है। थ्योरी क्लास में सब कुछ पढ़ा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो ये सब आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाई डिफ़ॉल्ट कितने पेज कॉलम होते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट पेज कॉलम, तो देखो, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम कितने बनते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 1 ही रहता है। आप देखोगे जैसे किसी भी पेज को आप जब टाइप कर रहे हैं, किसी भी लेटर को आप टाइप कर रहे हैं, तो आप उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। उस पेज को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, तो वो कॉलम 2 कहलाएगा, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ऐसे आप 3 कॉलम कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, जो न्यूज़पेपर में कंटेंट लिख करके आता है वो कई कॉलम में अलग अलग बटा हुआ होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम की संख्या 1 आपको मिलती है। आप इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे 3 कॉलम में विभाजित कर सकते हैं। आप एक साइड में कॉलम रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट, उसके बाद में मतलब एक साइड में कॉलम बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा था, कॉलम आपको एक ही मिलता है। राइटर में नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। नेविगेटर की कमांड पूछी है यहाँ पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार आपसे पेपर में पूछता है कि नेविगेटर को अगर हमें शो करना है, ठीक है, शो करना है, या फिर नेविगेटर को हमें हाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या कुंजी प्रेस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे। शो भी करने के लिए F5 है और हाइड भी करने के लिए F5 है।
और दूसरा यहाँ पर जो आपका नेविगेटर है इस किस मेनू के अंदर है, तो याद रखना है अगर मेनू आपसे पूछा जाए तो व्यू मेनू है, व्यू मेनू में जाओगे तो नेविगेटर की कमांड आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 4 है कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। जो आपका कंप्यूटर है वो केवल और केवल बाइनरी डेटा को ही समझता है। अब देखिए बाइनरी क्या होता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी जो 0 और 1 की फॉर्म में है उसी को बाइनरी डेटा कहा जाता है। तो केवल और केवल आपका कंप्यूटर बाइनरी को ही समझता है, यानी मशीन भाषा को ही समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट और सी का उपयोग लिब्रियोफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको लिब्रियोफिस कैल्क में या लिब्रियोफिस राइटर में कमेंट ऐड करनी है तो शॉर्टकट की यहाँ पे बताई गई है कंट्रोल ऑल्ट और सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट और सी से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं, एकदम सही है। तो इसको आपको ट्रू कर देना है, ठीक है। अगला सवाल है CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, CRT। तो CRT का मतलब क्या है, यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी है करेक्ट आपका। अगला सवाल है 1 kV में कितने बाइट्स होते हैं। 1 kV जो है ना ये कितने बाइट का होता है, 1 kV। kV का मतलब क्या होता है, किलोबाइट, ठीक है। तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, यानी 1024 बाइट से मिलकर के 1 kB बन जाता है। अगला सवाल है स्लाइड के संग्रह को डैश कहा जाता है। स्लाइड, बहुत सारी स्लाइड है, आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को क्या कहा जाएगा, यानी जब बहुत सारी स्लाइड होंगी तो उन सभी के कलेक्शन को आप क्या कहेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक PPT आपके सामने है और इसमें स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, 5, 6 ऐसे स्लाइड अलग अलग ऐड की गई हैं। अब ये जो पूरा यहाँ पे स्लाइड का संग्रह है यह क्या है, एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इस प्रेजेंटेशन में आप किसी भी प्रकार का कंटेंट जो है टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप ग्राफिक वगैरह ऐड कर सकते हैं और फिर प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। और ये प्रश्न भी आपके पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, यानी WWW के आविष्कारक कौन है। तो इसका सही जवाब दीजिएगा। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप सबसे पहले तो क्लास को एक बार शेयर कर दो, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दो, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आपको दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी क्लास के आप सबको समय पर मिलते रहे। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं, टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, रैम, रोम या जॉयस्टिक। तो इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा है। अब आपको पता है प्रिंटर एक आउटपुट है, रैम, रोम, जॉयस्टिक तो है नहीं, इसमें करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटर कैसा है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, यानी मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है। इसका सही जवाब दीजिएगा। मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉडेम किस प्रकार का है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। मॉडेम जो है वो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है डैश एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी जो रैंडमली जनरेट होता है और इसे केवल एक बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निम्न में से क्या है, जैसे कैप्चा, सिक्योर एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड या कोड हैक। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सी, वन टाइम पासवर्ड। जो आपका वन टाइम पासवर्ड होता है यह एक रैंडमली
पासवर्ड है, ठीक है, जिसे आप केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं और हर बार ये नया आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए ये जो है सिक्योर होता है। दूसरा, कई बार पूछता है कि इसका टाइम लिमिट क्या है, तो आपको याद रखना है 10 मिनट तक ये वैलिड रहता है। अब अलग अलग जो है कंपनीज के थ्रू इसका जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर नॉर्मली 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक डैश था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो प्रमुख घटक है वो क्या था? तो देखो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जो पहली जनरेशन थी इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, तो वो था आपका यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। दूसरा, जो आपकी सेकेंड जनरेशन है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और थर्ड जनरेशन में किसका यूज हुआ था? आईसी का यूज हुआ था। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ था? VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में हुआ था ULSI। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फिर VLSI, फिर ULSI। यहाँ VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा है भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्न में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? बताओ। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की है, वो निम्न में से कौन सी है? तो पहला है स्वयं, दूसरा है स्वयं प्रभा, फिर है राष्ट्रीय अकादमी डिपॉजिटरी और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है यहाँ पे, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखो, निम्न में से माप का कौन सा क्रम छोटे से लेकर बड़े तक सही है? छोटे से लेकर बड़े तक कौन सा क्रम ठीक है? पहला है बाइट, फिर मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। ऐसे ही मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट, फिर है बाइट, फिर है किलोबाइट, फिर है मेगाबाइट, फिर है गीगाबाइट। और बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और किलोबाइट, तो इसमें सही कौन सा है? छोटे से बड़े, ठीक है, क्रम में आपको देखना है। देखो पहले क्या आ जाएगा? बाइट आ जाएगा, उसके बाद किलोबाइट आ जाएगा, फिर मेगाबाइट आ जाएगा, फिर गीगाबाइट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। और गीगाबाइट के बाद क्या आ जाएगा? फिर टेराबाइट आ जाएगा। निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब दो। इसमें से कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबॉल, पास्कल, असेंबली और फोर्ट्रान। कोबॉल हाई लेवल है, पास्कल भी है, फोर्ट्रान भी है, तो असेंबली यहाँ पर आपकी एक लो लेवल की भाषा है। तो यहाँ पे हो जाएगा असेंबली कैसी है? लो लेवल की भाषा है, बाकी सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? पहला है गूगल, फिर है क्रोम, फिर है याहू और फिर है बिंग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो आपका क्रोम है या इसे आप कह सकते हैं गूगल क्रोम, ठीक है, यह एक क्या है? ब्राउजर है, ठीक है, यह एक ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। ब्राउजर का काम क्या होता है? देखिए, ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन एक वेबसाइट होता है, ठीक है, बट ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है, एक ऐप है, ठीक है, जिसको इंस्टॉल करते हैं और ब्राउजर की हेल्प से ही हम किसी भी वेबसाइट पर पहुंच पाते हैं, भले ही वो सर्च इंजन हो। जैसे google.com क्या है? google.com एक सर्च इंजन है, इस वेबसाइट का काम ही है डेटा को सर्च करना, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए। बट जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम क्योंकि गूगल का ही ब्राउज़र है, तो जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर जो वेबसाइट ओपन हो जाती है वो google.com हो जाती है। तो आपको google.com पे जाना नहीं पड़ता है, क्रोम जैसे ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने google.com ही ओपन होकर के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है आपका सही जवाब कि क्रोम आपका ब्राउज़र नहीं है, बाकी सब क्रोम आपका सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब आपके सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में क्या समानता है? जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इन सब में क्या समानता है? ये सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइटें हैं, सभी को डार्क वेब से एक्सेस किया जा सकता है, या सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं?
तो देखिए फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये सब आपकी एक ऐसी वेबसाइट हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आप कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेबर ऑफिस में टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। पूछा है लिब्रो ऑफिस में टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी में सुधार, व्याकरण, विकल्प, वर्तनी सुझाव, समानार्थी था, यहाँ पे थिसारस होना चाहिए। तो लिब्रो ऑफिस में थिसारस टूल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कमांड आपको टूल्स मेनू में दी जाती है। टूल्स मेनू के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको थिसारस की कमांड मिल जाती है। किसी डॉक्यूमेंट में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? भाई किसी भी डॉक्यूमेंट में डेटा या फिर टेक्स्ट आप कह सकते हैं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप अगर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका क्या है, कट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला पैराग्राफ अगर हमें यहाँ से हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके हम पहले क्या करेंगे, कट करेंगे और फिर हम जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो कट और पेस्ट करना होता है। इसके लिए मेनू कौन सा है, एडिट है। और शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ में एक्स कट की है और पेस्ट की कंट्रोल के साथ में वी है। 22 कहता है एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इफेक्ट डालने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य में जो मोशन इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट है, एनिमेशन स्कीम है या स्लाइड डिजाइन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन, यानी स्लाइड के बीच में एक ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगा। तो जैसे आपने कई सारी स्लाइड को बना रखा है और जब आप स्लाइड शो करते हैं तो एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड आपके सामने आती है, तो उसके बीच में क्या होगा, एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट लागू हो जाएगा ताकि जो स्लाइड आपके सामने आ रही है वो थोड़ा सा एनिमेट होकर के आपके सामने आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C नाम से बनाया गया। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा आपका राइट आंसर? आप सब लोग भाई क्लास को लाइक और शेयर करते रहो जो भी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, आपका सही जवाब है यहाँ पे नई दिल्ली। निम्नलिखित में से डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए मोजिला फायरफॉक्स, तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउज़र है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फिर लाइनिक्स, फिर एप्पल मैकओएस। तो यहाँ पे बस पहला ही हो जाएगा क्योंकि यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्पल का जो मैक ओएस है ना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है, बट मोजिला फायरफॉक्स नहीं है क्योंकि वो एक ब्राउज़र है। वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट की, अब ये MS वर्ड की बात की गई यहाँ पे। MS वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट की कुछ और होती है और लिब्रो ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट की कुछ और होती है। सेव करने की दोनों सेम रहती हैं बट सेव एज की अलग अलग है। तो MS वर्ड में क्या है? F12 है, F12 से सेव एज कर सकते हैं। और लिब्रो ऑफिस में क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और S, ये सेव एज की, यानी ये आपकी लिब्रो ऑफिस की है। हालांकि आपके सिलेबस में लिब्रो ऑफिस है बट कभी कभी MS ऑफिस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि दोनों ही वर्ड प्रोसेसर हैं। तो F12 अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है। लिब्रो ऑफिस में पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट और S हो जाएगा। निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक है अवास्ट फ्री, क्विक हील, मोजिला फायरफॉक्स, यही आपका एंटीवायरस नहीं है। बाकी डी में है K7 टोटल सिक्योरिटी। तो ये सब आपके एंटीवायरस हैं बट C ऑप्शन एक ब्राउज़र है। लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम जूम क्या होगा? किसमें? राइटर में। सबका अलग अलग है, राइटर का अलग है, कैल्क का अलग है, इम्प्रेस का अलग है। तो राइटर में अधिकतम जूम आप 600% कर सकते हैं, 600, और मिनिमम
20, ये मिनिमम आपका जूम है, ये मैक्सिमम आपका जूम है, ठीक है। इसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम 20 है और मैक्सिमम जूम कितना है, तो 400 है, अधिकतम आप 400 कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम 5 है और अधिकतम आपका 3000% है। तो आप इम्प्रेस का, राइटर का और कैल्क का सभी का याद रखना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, एक होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इन दोनों के लिए क्या शॉर्टकट की है बताइए। अभी पूछा है अनऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, 28 का आपको आंसर देना है। तो अनऑर्डर्ड के लिए शिफ्ट के साथ में F12 दबाना पड़ता है। शिफ्ट F12 से अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। ये कैसी होती है, जैसे आप ना ऐसे करके जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं वो ले सकते हैं, बुलेट पॉइंट आप ले सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, उसके लिए आप F12 प्रेस कर सकते हैं। क्या? F12 आप दबाएंगे, इसमें आप नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। और फॉर्मेट मेनू के अंदर आप देखोगे तो इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। लिस्ट वाले पे जाएंगे तो पहला यहाँ पे एक सब कमांड दिखेगा, नो लिस्ट। अब अगर कोई लिस्ट आपने लगा रखी है, चाहे वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो, उसको हटाने के लिए क्या शॉर्टकट की दी गई है, कंट्रोल शिफ्ट और F12। आप ये शॉर्टकट के दबा लीजिएगा या फिर फॉर्मेट में आके लिस्ट पे आके नो लिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है कि अगर आपको जो ऑर्डर लिस्ट आपने लगाई है उसको हटाना है तो क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाना पड़ेगा। अब देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्टकट की है शिफ्ट F12 और ऑर्डर्ड लिस्ट की शॉर्टकट की है F12। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मेनू भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मेनू पूछेगा कि किस मेनू में लिस्ट वाला जो कमांड है वो है, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर है। मेनू के अलावा कई बार ये पूछेगा कि कौन से टूलबार पर ये कमांड आपको मिलती है, तो ये कमांड आपको कहाँ मिलती है, फॉर्मेटिंग टूलबार पर मिलती है। अगला देखो, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कौन सी होती है? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है, कंट्रोल के साथ में आपको M प्रेस करना है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल M आप दबा सकते हैं। तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो एक साथ में क्लियर हो जाएगी, एक साथ में फॉर्मेटिंग आपकी डिलीट हो जाएगी। ऑप्शन बी। इंटरनेट बैंकिंग के लिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने से जुड़ा जोखिम निम्न में से कौन सा हो सकता है, कौन सा है? यानी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उससे जुड़ा जोखिम क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सी है, हैकिंग के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमें सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करके कभी भी इंटरनेट बैंकिंग या फिर ऐसे चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग में लेन देन पासवर्ड का उद्देश्य क्या होता है? एक पासवर्ड होता है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है उसका क्या उद्देश्य होता है? टू लॉग इन टू द बैंक वेबसाइट, यानी बैंक की वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए होता है। चेक अकाउंट बैलेंस, व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, या टू अथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको अधिकृत करने के लिए कि हम पैसा भेज रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इसको अथराइज करने के लिए एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता है? तो देखिए इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने का सुरक्षित तरीका कौन सा नहीं है। अब अगर आप नेट बैंकिंग चलाना चाहते हैं तो यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी में एक पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं नेट बैंकिंग के लिए? दूसरा, यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तीसरा, यूजिंग अ मोबाइल बैंकिंग ऐप विद अ सिक्योर कनेक्शन। चौथा, यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। तो कौन सा ठीक नहीं है? पहला वाला ही ठीक नहीं है, यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में या फिर अन्य जगह किसी भी पब्लिक कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करना है इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए, ठीक है। बाकी सभी सही हैं बट पहला ऑप्शन गलत है। अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में दो कारक प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ बताइए। अब दो कारक प्रमाणीकरण क्या है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था। तो इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बताइए।
यूजिंग टू डिफरेंट डिवाइसेस टू एक्सेस द बैंक वेबसाइट, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस द बैंक सर्विस, यूजिंग टू डिफरेंट इंटरनेट ब्राउजर्स टू एक्सेस द बैंक वेबसाइट, या प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट बैंक अकाउंट नंबर टू एक्सेस द बैंक सर्विसेज। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस बैंक सर्विसेज। यानी आप बैंक की सर्विस को एक्सेस करने के लिए 2 भिन्न प्रकार की पहचान बताते हैं कि आप ही हैं जो लॉगिन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका नेट बैंकिंग है और आप नेट बैंकिंग में लॉगिन होना चाहते हैं, तो एक तो आपके पास क्या होगी, यूज़र आईडी होगी, और एक आपके पास में पासवर्ड होगा। अब आपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया है तो आपको लॉगिन हो जाना चाहिए, लेकिन ये पहली शर्त है कि भाई यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो पहली ये पहचान हो गई, भाई आपके पास अगर आईडी है और सही पासवर्ड है तो ही आप लॉगिन कर पाओगे। पर इसके बाद एक और व्यवस्था है, वो है OTP की, कि भाई अब आपके पास एक OTP आएगा। तो ये दोहरी प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, अब OTP जब आप डालोगे तब ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये आप ही हैं जो लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है किसी ने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका चुरा लिया है, पता उसको लग गया है, तो OTP तो आपके पास जाएगा ना। OTP जब आप डालोगे तभी लॉगिन हो पाएगा। तो ये 2 कारक प्रमाणीकरण की व्यवस्था इसलिए बनाई गई है। ठीक है, अगला देखो, इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या होता है। डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ये जो सवाल है ना, ये आपकी वेबसाइट को लेकर के है। इंटरनेट बैंकिंग में डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट टू डिस्प्ले द बैंक लोगो, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक वेबसाइट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बैंक वेबसाइट। देखो, बैंक की जो वेबसाइट है, आपको ना कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिमिलर वेबसाइट बना देते हैं सेम, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी वेबसाइट असली है, कौन सी वेबसाइट नकली है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जो आपकी यहाँ पर एक SSL का सर्टिफिकेट होता है, SSL की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, आप देखोगे HTTPS जो होता है एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे S लगना ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन सा लॉक बना रहता है, यहाँ पे एक लॉक बना रहेगा ग्रीन सा ऐसे, तो ये सिक्योर है, यानी इसमें SSL की सिक्योरिटी लगी है। ठीक है, तो यही एक क्या है, ये SSL का एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी के लिए। इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि भाई वेबसाइट जो है ना वो बैंक की ही है, ऑथेंटिसिटी के लिए होता है। फिर भी आपको इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो सवाल है, अपने इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उपयोगकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। आप इंटरनेट बैंकिंग लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूजर की क्या प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, कीपिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर। हमें अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है और पर्सनल जो जानकारियां हैं वो सिक्योर रखनी है, सुरक्षित रखनी है, यानी जो पासवर्ड है वो हमें अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है, कैल्क में डिलीट सेल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। आप अगर लिब्रियोफिस कैल्क में हैं, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? किसी भी सेल को डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो डिलीट करने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल-, और इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल+। इससे क्या होगा, आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर कई बार आपसे पूछेगा कि भाई मेनू बता दो, तो हमने यहाँ पर आपको बताया है, लिब्रियोफिस कैल्क में आप जाओगे ना तो सीट मेनू में जाना। सीट मेनू के अंदर एक कमांड है इंसर्ट सेल का, तो इसके लिए शॉर्टकट की देखो क्या है, कंट्रोल के साथ में प्लस। और आपसे पूछा जाएगा डिलीट के लिए, तो डिलीट सेल के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ में माइनस। तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल-, और इंसर्ट सेल के लिए कंट्रोल+, और मेनू कौन सा है, सीट मेनू है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल के द्वारा किया गया था। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 नाम से था, ये था। ठीक है, इंटेल 4004 ये पहले सबसे बना माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला है ये। और कितने बिट का था ये? 4 बिट का था ओनली। आज आप देख रहे हैं 64 बिट के आते हैं, बट ये 4 बिट का ही ओनली था। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आप किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? निम्न में से कौन सा पोर्ट होगा जिससे आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं?
तो यूएसबी पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट, ठीक है। इसका मतलब ही पूछेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का फुल फॉर्म। 41 कहता है एसएमटीपी का पोर्ट नंबर बताइए। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? एसएमटीपी मेल को भेजने का एक प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट नंबर 25 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखना है, एसएमटीपी का 25 है, बट अगर ये इनक्रिप्टेड है, सिक्योर है, तो 587 यहाँ पे या 465 हो सकता है। HTTP की बात की जाए तो 80 है, इनक्रिप्टेड है तो 443 है, POP 110 है और इनक्रिप्टेड है तो 995 है। IMAP का पोर्ट नंबर 143 है, 143 है और इनक्रिप्टेड है तो 993 है। तो ये पोर्ट नंबर भी याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक मजबूत पासवर्ड है? इंटरनेट बैंकिंग के लिए या फिर अदर सोशल मीडिया जो आपका अकाउंट है उसके लिए एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा हो सकता है? जैसे केवल आपने न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है तो ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या आपने केवल कुछ टेक्स्ट में लिख दिया, ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना? तो ये तो गलत है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि भाई कम से कम एक लेटर वहाँ पे कैसा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। अपर केस का मतलब एक लेटर कोई ना कोई कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोअर केस में भी होना चाहिए, यानी स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए। तो स्मॉल लेटर में आपने लिख दिया, जैसे ए स्मॉल लेटर में लिख गया यहाँ पे। उसके बाद कोई सिंबल आपका यूज होना चाहिए, सिंबल जैसे @ का सिंबल हो गया, हैश का सिंबल हो गया, है ना, डॉलर का सिंबल, ऐसे कोई सिंबल होना चाहिए और उसके बाद में कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज़ें, इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हो जाए, वही आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकता है। देखो यहाँ पे अपर केस का भी यूज किया गया है, लोअर केस का भी यूज किया गया है, @ का सिंबल भी है और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, तो इसको आप सही बोलेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला देखो, पूछा है DSM का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी है इसका फुल फॉर्म, डी ऑप्शन करेक्ट है। वे प्रणालियां जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं कहलाती हैं। इसको क्या बोलेंगे? यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उबंटू को कब रिलीज किया गया? अब उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को कब रिलीज किया गया? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको कब रिलीज किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2004 में उबंटू को रिलीज किया गया, ठीक है। उबंटू लिनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? आप जैसे ही ओएस को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ आइकन आपके क्रिएट हो जाते हैं। वो कौन से आइकन होते हैं? सिस्टम आइकन होते हैं। जैसे दिस पीसी हो गया, ठीक है, जैसे आपका रिसाइकल विन हो गया, जैसे आपका कंट्रोल पैनल हो गया, ये कुछ आपके सिस्टम आइकन होते हैं। अगला सवाल है, पेज सेटअप विकल्प किस मेनू के अंदर होता है? देखिए, पेज की सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप का जो कमांड है वो किस मेनू के अंदर दिया जाता है? आपको अगर पेज मार्जिन सही करना है, आपको अगर पेज का ओरिएंटेशन सही करना है, तो फिर पेज सेटअप पे जाना पड़ेगा। और ये पेज सेटअप की कमांड कहाँ है? फॉर्मेट मेनू के अंदर है। आप देखो यहाँ पे पेज स्टाइल है, इस पे जाके आप जो है पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला सवाल है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जैसे ही इम्प्रेस के अंदर कोई फाइल आप तैयार करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा? .OD और P, प्रेजेंटेशन के लिए है P, ठीक है। तो ODP यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कैल्क में पूछेगा तो स्प्रेडशीट याद रखना है, कैल्क के लिए S लगा होगा लास्ट में। और राइटर मतलब टेक्स्ट है, तो ये राइटर का होगा। तो राइटर, कैल्क और इम्प्रेस आपके तीन ही सॉफ्टवेयर हैं जहाँ से पेपर में आएगा। लिब्रियोफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है? जब भी आप राइटर में कुछ लिखने जाओगे तो वहाँ पर फॉन्ट का नेम क्या रहेगा? आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? लिबरेशन सेरिफ नाम से फॉन्ट नेम रहेगा। राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कमांड है? देखो, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है, आप उसको टेबल के अंदर ले जाना चाह रहे हो, तो एक ऑप्शन हमें मिलता है टेक्स्ट टू टेबल। और टेबल में अगर हम हैं तो उसको नॉर्मली टेक्स्ट में ले जा सकते हैं, तो टेबल टू टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। तो ये जो है किस कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं इसके लिए, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर आप टेबल मेनू के अंदर जाओगे तो एक यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि हमें टेबल से टेक्स्ट से टेबल में जाना है,
तो ऑप्शन पहला हो जाएगा टेक्स्ट टू टेबल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, अगला देखो, राइटर में वाटर मार्क इंसर्ट करते समय टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। आप अगर वाटर मार्क डालना चाहते हैं तो वाटर मार्क डालेंगे, और वाटर मार्क जब आप डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आपने लिखा है एज ए वाटर मार्क या कोई इमेज वगैरह लगाया है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितने % की हो जाती है, तो 50% की ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। नॉर्मली 100% होती है, बट वो 50% अब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देखो वाटर मार्क का एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो इसमें जब भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लिखिए 50%। आप चाहो तो ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, आप अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से 50% ही लगा होता है। अगला है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ंट का साइज कितना होता है राइटर में। फ़ंट कितने साइज का लिखेगा जब आप कुछ लिखोगे। अब ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जैसे ही कुछ लिखते हो तो इसका फ़ंट का जो साइज है वो 12 PT का होता है, 12 PT ये साइज रहेगा। और मिनिमम यहाँ 6, अधिकतम आप 96 फ़ंट साइज ले सकते हैं, तो 12 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पूछा है तो 12 है। तो आज के इस क्लास में 52 प्रश्नों को शामिल किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। याद रखना, एक एक क्वेश्चन आज का ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और इसका PDF भी आप सबको मिल जाएगा। PDF का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले दे दिया है, तो डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, वहाँ पर डाउनलोड PDF पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से इसका पूरा PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्लास जो 52 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम है SSC के आगे आने वाले, चाहे वो फरवरी में एग्ज़ाम हो, मार्च में हो या अप्रैल में हो, ये क्लास सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो सभी तक आपको इस क्लास को शेयर भी कर देना है। जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आ पाए हैं उन तक भी ये क्लास आपको पहुंचा देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।